नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त मैं हूं अतुल सिंघल अपने नए पॉडकास्ट में। जैसा आपको मालूम है, आजकल हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जो लक्ष्य मोदी जी लेकर चल रहे हैं 2047 के लिए। मोदी जी की नीतियों पर हम चर्चा करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल सकता है, विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, मोदी जी की क्या नीतियां हैं। इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ। मित्रों, बार बार मोदी जी बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हैं और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके अलावा जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये भी चर्चा आती है कि भारत सेना के क्षेत्र में, सैन्य उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारा सामान सेना का अलग अलग देशों को निर्यात करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह जी। लेफ्टिनेंट जनरल का जो पद होता है सेना में, वो जनरल के बाद होता है। एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद होता है। खास बात यह है कि जनरल विशंबर जी जो हैं वो IIT रुड़की के पास आउट हैं और उन्होंने 38 साल निर्बाध गति से देश की सेवा की है। अलग अलग क्षेत्रों में वो पदस्थ रहे हैं। वैसे तो वो इंजीनियरिंग कोर्स हैं, लेकिन उन्होंने सेना के अंदर जो आधुनिकीकरण होता है उस पर भी काफ़ी काम किया है। सीधा उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अतुल जी, और धन्यवाद आपका मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। हमारा सौभाग्य है आप हमारे साथ हैं। देखिए जनरल साहब, जैसा आपने बताया कि आपने कमीशन लिया था 1980 में आर्मी में और आप 2018 में रिटायर हुए। 38 साल की सेवा। 38 साल में आपने क्या बदलाव देखा, किस प्रकार से? क्योंकि कारगिल युद्ध भी आपके सामने हुआ, उसके बाद अब आपको रिटायर हुए 7-7.5 साल हो गए हैं। उसमें आपने क्या बदलाव देखा? जब हम आर्मी की बात करते हैं और बार बार एक ये संदेश जाता है सरकार की तरफ से कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो आपने अपने 38 साल में क्या देखा और अगले 7.5 साल में क्या देखा? देखिए अतुल जी, जब हम यंग ऑफिसर थे तो उस टाइम पे मिड 80s में काफ़ी नया इक्विपमेंट इंडियन आर्मी में इंडक्ट हुआ था जी। और उसी टाइम पे काफ़ी मैकेनाइजेशन के ऊपर भी जोर दिया था कि हमारी मैकेनाइज फोर्सेस और स्ट्रांग हो। तो काफ़ी पर्टिकुलरली पाकिस्तान बॉर्डर पे, और हमारी जितनी जो मॉडर्नाइजेशन की जो पॉलिसी थी और ताकत बढ़ाने की जो जितनी पॉलिसी थी वो ज़्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक होती थी उन दिनों। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, मैकेनाइज फोर्सेस के ऊपर। तो नए टैंक आए और नई मैकेनाइज ICVs आए, नई गन्स खरीदी गई, बफोर्स गन्स को आर्मी में इंडक्ट किया गया। ऐसे ही सभी कोर में नए नए इक्विपमेंट आए, पर वो ज़्यादातर जितने इक्विपमेंट थे वो फॉरेन से हम लोग जो है इंपोर्ट करते थे। हमारा बहुत ही कम, वेरी रेयर हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो यहाँ इंडिया में जो बनती थी उस टाइम पे। इंडियन आर्मी का एक्चुअली पूरा इक्विपमेंट जो प्रोफाइल था वो ज़्यादातर रशिया से जो इक्विपमेंट आते थे। हमारे सारे टैंक्स रशियन थे, हमारे सारे ICVs रशियन से, गन्स बाहर से लेके आए थे वहाँ से, या थोड़ा बहुत जो है, या चेकोस्लोवाकिया जो पुराने जो रशिया के जो जितने कंट्रीज रशिया के साथ थे उनसे, जैसे पोलैंड से, चेकोस्लोवाकिया से हमारे काफ़ी इक्विपमेंट आते हैं। टाटा व्हीकल्स जो है, गाड़ियाँ तक हमारी सारी की सारी जो HMVs हैं, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, वो सब फॉरेन कंट्रीज से आते थे। फिर ऐसा बीच में एक लल पीरियड आया कि उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंडक्शन नहीं हुआ इक्विपमेंट का। नया बोफोर्स जब स्कैंडल हुआ था उसके बाद में थोड़ा सा जो मॉडर्नाइजेशन का पेस था वो स्लो हो गया। इनफैक्ट उसके बाद कोई भी आर्टिलरी गन भी, मीडियम आर्टिलरी गन भी इंडक्ट नहीं। सरकारें डरने लगी होंगी सौदे करने से। एक्चुअली डर से जो है। पर मैंने जो असली बदलाव देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर, जब मैं 2014 में डायरेक्टर जनरल कॉम्बैट इंजीनियर था ENCs ब्रांच में दिल्ली में, उसके बाद एंड पर्टिकुलरली जब मैं डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट बना नवंबर 2015 में, उसके बाद जो मैंने बदलाव देखा और जो इम्पीटस देखा और जो गवर्नमेंट की विल पावर देखी, उससे फिर भरोसा बढ़ा कि नॉट ओनली हमारी जो इंडियन आर्मी की जो ताकत है वो बढ़ेगी, बट ऑल्सो जो सेल्फ रिलायंस जो हमारा एक मेन मुद्दा रहा है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। मैं NDC किया था 2009 में, नवंबर में मेरी पोस्टिंग हुई थी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में जी। उस टाइम पे हमने एक पेपर लिखा था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बेस इन इंडिया, एंड उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर।
हमने रियलाइज़ किया था अपने असेसमेंट पे कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं और जो इस टाइम पे PSUs हैं और DRDO जो जितने रिसर्च कर रहे हैं, वो सारा कंबाइंड जो उनका जो ताकत है वो इंडियन आर्मी को उतने हथियार और संसाधन नहीं दे सकता जो हमें टू फ्रंट लड़ाई के लिए चाहिए जी। और उस टाइम पे चाइना भी से हमारे थोड़े से वो रहे थे। हमने चाइना बॉर्डर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना था। हमने 11th प्लान में 2 डिविजन्स नई रेज करी, फिर 12th प्लान में एडिशनल फोर्सेस रेज करी। तो हमने जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सेना थी उसको भी इक्विप रखना था, लड़ाई के लिए तैयार रखना था, और जो न्यू रेजिंग थी उनको भी हमने जो है संसाधन देने थे, हथियार देने थे, उनको इक्विपमेंट देना था जो माउंटेन्स की लड़ाई के लिए चाहिए, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, वो सब करना था। तो उस टाइम देखा कि हमारे पास में जो अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है जो गन्स बना सके या हमारे टैंक्स को ओवरऑल कर सके, या टैंक जिस तरीके से हमें चाहिए थे, जिस रेट पर चाहिए थे, उनको मैन्युफैक्चर कर सके। तो इसलिए हमने कहा कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर इसमें पहले तो PSUs को थोड़ा इन्वॉल्व किया जाए, उनकी थोड़ी इफिशिएंसी बढ़ाई जाए, DRD को थोड़ा सा और सीरियस स्ट्रॉन्ग किया जाए, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो बड़ा हमारा वाइब्रेंट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व किया जाए। तो हमने वो पेपर लिखा था, 2010 में हमने दिया था, पर उसके ऊपर 2014 तक कोई काम नहीं हुआ। जब मनोहर पारिकर जी एक्चुअली डिफेंस मिनिस्टर बने, वही चीज़ जब मैं DGW था उनके साथ में डिस्कशन हुआ हमारा, और उन्होंने कहा कि हम चाहते क्या हैं कि हमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है इसमें बदलाव लाना है और उसमें ऐसे क्लॉजेज डालने हैं जो हमारे जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो 2016 में उन्होंने पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था उसको बदलाव किया, और उसमें फिर मेक 1 और मेक 2 जो कैटेगरी डाली और बाय इंडियन कैटेगरी डाली, जिससे कि जो इंडिया में जो हैं वो प्रोटोटाइप उनके बने रिसर्च के साथ में, और फिर वही इंडिजिनस इक्विपमेंट इंडक्ट हो ट्रायल के बाद में। उन्होंने ऐसी भी कैटेगरी डाली कि अगर हमने प्रोविजंस डाले कि हम किसी फॉरेन कंपनी से भी यहाँ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, और उनसे हम जो है थोड़ा सा इक्विपमेंट शुरू में ले सकते हैं, और फिर उसकी जो बाकी जो TOT है मैन्युफैक्चरिंग TOT लोग थोड़े दूसरे देश देने में हिचकते हैं, नहीं देंगे हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली, पर जो मैन्युफैक्चरिंग TOT वो मिल सकती है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो, तो एक तो यहाँ हमारा वो बढ़ेगा, और फिर क्योंकि इंडिया में बन रहा है तो हमारा कंट्रोल और उसके ऊपर ज़्यादा वो रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो आजकल आप देख रहे हो, आजकल अभी हो रहा है कि मैं बेल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, अभी हमने एक JV साइन किया है उससे सैफ्रन फ्रांस के साथ में कि जो हैमर मिसाइल जो है जो इंडिया में बनाएंगे। तो ये चीज़ अभी हो रही है। मैं जनरल साहब बीच में रोकूंगा अभी, और एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो आपने कहा। जनरल साहब ने बड़ी गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा कि 2009-2010 में सरकार को पेपर तैयार किया था, अपनी रिक्वायरमेंट आर्मी ने बताई थी, लेकिन 2016 में वो इम्प्लीमेंट हो पाया जब मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे। इसका मतलब 6 साल तक एक तरीके से जो सरकार की ने ठंडे बस्ते में आपके रिक्वायरमेंट को, आपके पेपर को रखा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिकॉज हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो, और उस टाइम पे मैंने देखा था कि बड़ी क्लोजली कि पॉलिटिकल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। शायद बोफोर स्कैंडल के बाद शायद थोड़े से सेफ मनमोहन जी प्रधानमंत्री तो थोड़ा सा संकोच करते होंगे कि देखो इसमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपने देखा राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट्स था, या हमने मेरे टाइम पे हजारों करोड़ रुपए की एक अल्ट्रालाइट हाउस गन जो हमने FMS रूट से अमेरिका से खरीदी थी, 5000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल और बहुत ज़रूरी है। इंडियन आर्म फोर्सेस को यू कैन मॉडर्नाइज ओनली व्हेन द गवर्नमेंट विल पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जनरल साहब, जो हम सुनते आए हैं, सुनते थे कि सेना के पास जूते तक नहीं होते थे, हैं, या जो 62 की लड़ाई लड़ी उसके बाद तो उन्होंने वो छोटी छोटी गन से लड़ी। क्या ये बात सही है अपनी जगह? नहीं, मैं वो तो नहीं कहूँगा कि जूते तक नहीं थे। जो जिस और मैं 62 में सेना में नहीं था, नहीं मतलब उसके बाद में भी कभी बात, पर जो प्रायोरिटीज थी, जो प्रायोरिटी थी जो डिफेंस फोर्सेस को मिलना चाहिए था शुरू में, वो नहीं मिला। एंड वो 71 वॉर के बाद, जैसे मैंने बताया कि मिड 80s में जब आया था, तो उस टाइम पे काफ़ी इक्विपमेंट इंडक्ट हुआ था। पर जैसे कि जो सियाचिन में कभी कभी स्पेशल क्लोथिंग की कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे पास, आपको पता है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक कामयाब असॉल्ट राइफल नहीं थी।
ठीक है, तो वो जो चीजें, जो एक बेसिक सोल्जर का जो इक्विपमेंट था ना, जिससे वो लड़ सकता है, वो चीजें नहीं थी जो लड़ सकता है। जो हमें राइफल मिली, जो इंसास जो है DRDO से, तो उतनी कामयाब नहीं थी। अब आपने 2016 तक की या 2018 तक की बातें बताई, अब आपको रिटायर हुए चूंकि 8 साल होने वाले हैं, आपके जो साथी हैं दूसरे, निश्चित तौर पर बात होती होगी, आपके जूनियर्स रहे होंगे। अब 8 साल में क्या बदलाव, अगर पूरा 10 साल के टेन्योर को देख लिया जाए मोदी जी के, 10-12 साल के, 8 साल 4 साल अलग कर दीजिएगा और 8 साल के, तो क्या बदलाव देखते हैं आप? मैं इतना ही देखता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर नाउ मोर फोकस ऑन इंडियनाइजेशन। जो पहले हिचक थी इंडियन आर्मी की कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है जो इंडियन इक्विपमेंट के ऊपर, वो बहुत बढ़ गया है। आकाश तीर जो सिस्टम, जो 2016 में जिसकी हमने नींव रखी थी जब मैं सर्विस में था, उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है ऑपरेशन सिंदूर में। तो एक तो इंडियन आर्म फोर्सेस का जो कॉन्फिडेंस जो अपने इक्विपमेंट पे बहुत बढ़ गया है। अभी विश्वास होने लगा आर्म फोर्सेस को कि इंडियन कंपनीज, बोथ PSUs, DRDO मिलके एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन डिलीवर द इक्विपमेंट जो इंडियन आर्म फोर्सेस को चाहिए। अच्छा, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी और टाइम, गुड क्वालिटी का। टाइम का कभी कभी मसला रहता है कि कोई चीज़ जो चाहिए वो शायद टाइम से नहीं डिलीवरी हो पाए, बट कम से कम इतना है कि वो इंडिया में भी बन रही है, मिल और जाएगी, अश्योर्ड है। अब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसकी रख दी है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैं तो अपनी कंपनी बेल को देखता हूँ कि बड़ी तेज़ी से उसमें काम हो रहा है, बड़े सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, विश्वास बढ़ रहा है। एक और चीज़ जो चेंज हमने देखा अभी, कि पहले आर्म फोर्स का जैसे ना वो बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता था, ऐसे नहीं कि जैसे दो साइड्स होगी, 2 साइड्स, एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है, बीच में कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। स्टेक होल्डर जैसे ना कि हम भी यार एक जॉइंट स्टेक होल्डर हैं किसी डेवलपमेंट, बिकॉज दिस एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट जो डेवलप कर रहे हो, तो जब तक सारी साइड्स इसमें मिलके इंटीग्रेटेड मैनर में काम नहीं करेंगी वो टाइम से डेवलप नहीं होगा। दैट गैप इज नाउ क्लोज, दैट माइंड सेट हैज चेंज। आर्म फोर्सेज आर नो मोर एक्टिंग लाइक ए जैसे कि आई एम बायर ओनली। Armed forces are also keen कि I am also part of the development process and they are encouraging मानने लगे, उसके अंदर अपने आप को शामिल मानने लगे। अब आपने उसकी बात की अभी ऑपरेशन सिंदूर की, और मैंने भी अपनी ओपनिंग में बोला था जनरल साहब, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता मिली है, हालांकि विपक्ष के लोग हैं, पॉलिटिकल मामला है, सवाल भी उठाते हैं उसके ऊपर, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं, सफलता का क्या कारण है? जो आपने कहा आधुनिकीकरण करा आर्मी का, वो भी है, और सरकार ने बीच में उसको रोक दिया। जो बार बार चर्चा आती है कि ट्रंप बोलते हैं कि मैंने रुकवाया, तो सब बातों को मैं इसके मतलब इस पे पूरा एक जवाब चाहता हूं आपसे। देखो, मैं अतुल जी उस फील्ड में तो ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा जी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बिकॉज आर्म फोर्सेज डिलीवर ऑन ग्राउंड, और उसका जब विजिबिलिटी है, सबको दिखा दिया है। DGMO की ब्रीफ में उन्होंने सबने सेटेलाइट इमेजरी से वैसे सबको आपको सारी वीडियो दिखाई कि कहाँ डैमेज हुआ और कितना डैमेज हुआ, और पाकिस्तान को किस तरीके से हिला दिया था हमारी आर्म फोर्सेस ने, वो सारे ग्लोब को पता है। अब इसमें अगर लोग जो है कुछ और ढूंढना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। इसमें आर्म फोर्सेस कोई ज़्यादा, आर्म फोर्सेस कैन ओनली डिलीवर ऑन ग्राउंड। तो हम जा के हर एक आदमी को समझा नहीं सकते कि भाई कि हमने इसको मारा उसको मारा, बिकॉज सारे ग्लोब को पता है और सबने ओपन मीडिया में TV पर देखा है जो डैमेज हुआ है। आप अपना एक्सपर्ट कमेंट दीजिए, क्या इसको सही समय पर रोका गया, 2 दिन और चल जाना चाहिए था? ये पाकिस्तान का बोलते नाम मिट जाता है, या वो बलूचिस्तान अलग हो जाता है, कुछ ऐसा क्या लगता है आपको? देखो, आर्म फोर्सेस जो है इस वॉर को हमने बड़ी तैयारी से और अच्छी तरीके से लड़ा है, और डिफरेंट माइंडसेट से लड़ा है, नई डॉक्ट्रिन के साथ लड़ा है। चेंज आया है जो प्रोएक्टिव, जो हमें कि जहाँ वो है वहाँ मारेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं पहले तो उनको घुसने देते थे और फिर अंदर आके मारने देते थे। अब तुम जहाँ हो वहीं मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जो मोदी जी का स्लोगन। हाँ, और जहाँ भी हो वहीं मारेंगे, और वही करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसमें अब आर्म फोर्सेस ने अपना काम कर दिया और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल हो रहा है, तो इसमें अगर कोई ये बोलता है ना कि रुकवा दिया, ये वर्ड ठीक नहीं है। बिकॉज जब भी लड़ाई होती है पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंदर होती है, और उसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है। हमारा इस लड़ाई में मैसेज था आतंकवाद के खिलाफ कि आतंकियों को और आतंकियों के हिमायतों को मारेंगे। तो पहले हमने आतंकियों को मारा, जब आतंकियों के हिमायती और उनके संरक्षक जो हैं फिर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, फिर हमने उनको मारा कि अब आपको मारेंगे। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव
अचीव हो गया तो उसको रोक उस टाइम पे रोक दिया। देखो लड़ाई से दोनों तरफ नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिमिटेड ऑब्जेक्ट पे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूँगा और मैसेज दूंगा, क्लियर मैसेज आतंकवाद के खिलाफ, कि अगली बार कुछ होगा तो यही मैसेज और दोबारा से रिपीट होगा, ज़्यादा फोर्स के साथ रिपीट फिर होगा, मारेंगे, बिल्कुल फिर मारेंगे इस तरीके से। तो ये मैसेज था। तो अब आप इसमें जल्दी और नहीं, चलिए और लेट का सवाल नहीं उठता। अब आपने कहा कि पॉलिटिकल डायरेक्शन में लड़ाई होती है, या पॉलिटिकल, आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर इसको इस तरीके से भी मान लिया जाए तो जनरल नरवाने की बुक का जिक्र करूंगा कि ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हें जो ठीक लगे करो, रात के टाइम 10:30 बजे 11 बजे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो एक ट्रेन सोल्जर्स के लिए एट द हाई लेवल ऑफ वॉरफेयर या द चीफ एंड बिलो लेवल पे दिस डायरेक्शन इज गुड एनफ डायरेक्शन कि जो आप उचित समझो वो करो। क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पर आर्मी थी, उनको पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। As commanders on ground, we know what is the situation and we are trained to tackle that situation. So there is nothing extraordinary you are asking. You know if the enemy is coming in front of you with tanks, तो आपको पता है कैसे रिएक्ट करना है। फ्री हैंड दे दिया गया, मतलब जनरल को कहते हैं कि आपको जो जैसे ठीक लगा। if I am the one, if I have to execute the order, if my political authority gives me this direction, कि जो उचित लगे वो करो, then I take action the way I feel right on ground, and I will never let down the political हाँ, authority. तो इसमें मतलब आलोचना का कोई विषय है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब पॉलिटिकल डायरेक्शंस ज़्यादातर ऐसे ही उसमें आती है, जनरिक उसमें, बिकॉज पॉलिटिकल अथॉरिटी इज नॉट अवेयर ऑन द ग्राउंड कि क्या हो रहा है, विच इज द ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री कमांडर टू टैकल दिस। उन्होंने कमांडर को रोका नहीं है, कह दिया जो ठीक लगे बिल्कुल नहीं रोका, जो उचित लगे वो करो। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल और, आपने जैसे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के साथ इक्विपमेंट बनने शुरू हो गए, विदेशों में जा रहा है अपना सामान कुछ? अभी जा रहे हैं बिल्कुल। पिछली बार हमने 24,000 करोड़ का सामान बाहर भेजा है, इस बार टारगेट ज़्यादा है। बेल इज ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वी आर ऑल्सो सेलिंग आवर आइटम्स टू द अदर। कितने कंट्रीज में जा रहे होंगे? हमारा तो 5-6 कंट्रीज के साथ ही, समझ बट वी आर एक्सप्लोरिंग। बट देखो ऐसा है ना कि इसमें सडनली आप जो है तेजी से नहीं दौड़ना चाहते, कुछ एक टेक्नोलॉजी है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, और कोई इमीडिएटली आपसे लेगा भी नहीं, कोई रशिया से ले रहा है, कोई अमेरिका से ले रहा है, तो जल्दी से शिप भी नहीं लाइक जैसे हमारे सिस्टम्स जो ऑफ सिंदूर में कामयाब रहे, बहुत सारे देश चाहेंगे उनको ले, बट डू यू वांट टू एक्चुअली सेल टू देम एट हाई कॉस्ट? ये भी देखना सो है। पहले प्रायोरिटी अपनी आर्म फोर्सेस हैं, उसके बाद में फिर जो है दूसरों के लिए है, पर इसमें बिगिनिंग हो चुकी है, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके भी इसमें और बढ़ेगा। जैसे हमारी ब्रह्मोस का मिसाइल्स हैं या दूसरे सिस्टम्स हैं, उसमें बहुत कंट्रीज जो है इंटरेस्ट दिखा रही हैं। वैसे भी लड़ाई आजकल आमने सामने की तो रही नहीं, तकनीक की लड़ाई है ज़्यादातर, तो क्या ये बस सही है? देखो फ्रंट्स हैव चेंज। हाँ, पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी, अभी लड़ाई 360 डायरेक्शंस में होती है। कौन एनिमी आपको कहाँ और किस तरफ, तो इसमें कोई क्लियर कट फ्रंट नहीं है अभी कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो, इसके साथ लड़ाई होगी। अभी तो लड़ाई कहीं से भी किधर से भी हो सकती शुरू हो सकती है। और डोमेन्स हैव चेंज। पहले एयर, वाटर एंड ग्राउंड, दीज ये डोमेन होते थे, अभी तो साइबर, इन्फो वॉरफेयर, दुनिया भर के डोमेन्स जो हैं एंटर हो गए इस फील्ड में। और कहीं से भी आपका कोई दुश्मन आ सकता है, स्लीपर एजेंट्स हैं, दुनिया भर के लोग हैं। आप आज के ज़माने में ये नहीं कह सकते कि मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ सेफ हूँ। बिल्कुल ठीक मतलब आप जिस तरीके का वॉरफेयर आज इवॉल्व हो रहा है और जिस तरीके के सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ड्रोन्स, दुनिया भर के UAVs और जो हो रहे हैं आजकल इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आजकल आपको हर फील्ड पे और हर जगह से चौकन्ना रहना है। आपने फ्रंटियर्स भी चौकन्ने रखने, और आपके जो इंटरनल जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितना आपका एक्सटर्नल बॉर्डर्स है। दोनों तरफ आपने देखना है। तो हमारे माध्यम से आप कोई सुझाव देना चाहें सरकार को, या कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो वो भी चाहूँगा कि मैं इतना ही कहूँगा, ट्रेडिशनली द इंडियन आर्म फोर्सेस हैव बीन एब्सोल्युटली प्रोफेशनल एंड वी हैव डिलीवर्ड एवरी टाइम। सो कंट्रीमैन should actually have faith in the armed forces and the army leadership. Today's environment, we have very strong political will, very strong leadership, which is giving clear direction to the armed forces, whether it is the operations or whether it is the modernization.
मॉडर्नाइजेशन में टाइम लगेगा। हमने लेट शुरुआत की है, बट 2015 से जब शुरुआत हो गई है इसमें फील्ड में, तो ओवरनाइट वंडर्स नहीं होते, तो पेशेंस रखना है और उसमें टाइम लगेगा बोथ साइड्स। सो मे बी आफ्टर 10 years विल बी फार मोर इंडिजनाइज्ड। जो हमारा इंडिजिनस कंटेंट है और जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादातर इंडिया में ही बनने लगेगा, और जो हमारा जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो इस पर भी। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी in the country there has to be political maturity. बिल्कुल ठीक है। All political parties, despite their ideologies or political differences, must come together on national security matters. There is no scope for anybody to question the army or to criticize the operations and asking for proof. This is not done. Not done. नहीं, बहुत ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज हमने दोस्तों चर्चा की है लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह जी से। उन्होंने बातों बातों में, और जब प्रोग्राम हमारे समापन की ओर था, उन्होंने बहुत साफ कह दिया, सब कुछ बता दिया कि फ़िलहाल जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। सेना का मनोबल हालांकि पहले से अच्छा था, लेकिन अब और बढ़ गया है, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट है, उसके पास तकनीक है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं। लेकिन जनरल साहब ने एक बात और कही कि सेना के ऊपर सवाल खड़ा करना, किसी के लिए भी प्रूफ मांगना, निश्चित तौर पर जनरल साहब ने नाम नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल ने प्रूफ मांगा या राहुल गांधी भी सवाल खड़े करते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब सेना का मामला आता है तो राष्ट्रहित के अंदर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सेना का और देश का साथ देना चाहिए। हम चाहेंगे कि इन बातों को सब लोग समझेंगे, इनको अपनाएंगे और इनको मानेंगे। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद अतुल जी, जय हिंद।